हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल मेहराज मास्टरी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल गुड और डूइंग वेल इन देयर लाइफ और अच्छे से अपने एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे होंगे। आज हम करेंगे इंडियन पॉलिटी, यानी कि इंडियन पॉलिटी हम सीरीज कर रहे हैं। आज उस इंडियन पॉलिटी सीरीज में हम चैप्टर करेंगे सिटीजनशिप, द स्टेट ऑफ बीइंग अ सिटीजन ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री, यानी कि सिटीजन जिसको हम हिंदी में नागरिकता के नाम से जानते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। सबसे पहले हमें जानना है कि व्हाट इज सिटीजन्स या हु आर सिटीजन्स एंड व्हाट इज सिटीजनशिप। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिटीजन्स के बारे में। सिटीजन इज अ लीगली रिकॉग्नाइज्ड मेंबर ऑफ अ स्टेट और अ नेशन। तो सिटीजन एक लीगली रिकॉग्नाइज्ड मेंबर होता है किसी स्टेट या नेशन का। अगर हम बात करें यहाँ पर स्टेट वर्ड क्यों यूज किया है और नेशन वर्ड क्यों यूज किया है, तो इसको समझिए। यहाँ पर हम स्टेट वर्ड यूज करते हैं जब पूरे वर्ल्ड में कंट्रीज को बताना हो। जैसे पूरे वर्ल्ड में कितनी सारी कंट्रीज हैं, जैसे यूएसए, ओके, इसके बाद इंडिया, इसके बाद रशिया। तो पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल लेवल पर हम इन सबको एज ए स्टेट मानते हैं, ठीक है। कंट्री भी बोलते हैं और स्टेट भी बोलते हैं। बट नेशन क्या होता है? नेशन एक पर्टिकुलरली कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हम बोलते हैं ये हमारा नेशन है, ओके। तो जैसे कि इंडिया एक स्टेट है, यूएसए भी स्टेट है, और नेशन जिस कंट्री में हम रहते हैं। ऑलराइट, तो लीगली रिकॉग्नाइज्ड मेंबर किसी स्टेट और नेशन का, उसको हम सिटीजन्स कहते हैं, ठीक है। जो सिटीजन है वो टिपिकली कनेक्टेड कैसे होते हैं किसी कंट्री के साथ? जहाँ तो जन्म से ही, डिसेंट यानी कि उनके पेरेंट्स के थ्रू, नेचुरलाइजेशन और अदर लीगली डिफाइंड प्रोसेसेस के थ्रू। इन सबको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ओके। तो ये हमने पढ़ा सिटीजन के बारे में। अब हम पढ़ते हैं सिटीजनशिप के बारे में। व्हाट इज सिटीजनशिप? सिटीजनशिप क्या होती है? तो सिटीजनशिप रेफर टू द लीगल रिलेशनशिप बिटवीन एन इंडिविजुअल एंड स्टेट। तो सिटीजन एक लीगल रिलेशनशिप होता है किसी इंडिविजुअल और स्टेट के बीच। और सिटीजनशिप स्टेटस क्या ग्रांट करता है? किसी इंडिविजुअल को राइट देकर, जैसे उसको वोटिंग का राइट देना कि वो देश के लिए वोट कर सकता है, उसके पास पासपोर्ट हो सकता है, और वो स्टेट से प्रोटेक्शन ले सकता है, ओके। एंड इम्पोज सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसी के साथ वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाता है, जैसे अपनी ड्यूटीज निभाता है। ओबेइंग लॉज, लॉ को मानता है जो देश के द्वारा बनाए जाते हैं, और टैक्सेस को पे करता है। अगर हम बात करें आइडेंटिटी कार्ड की, जैसे आधार कार्ड और पैन कार्ड, तो ये दोनों आइडेंटिटी कार्ड को आप अच्छे से जानते होंगे, ओके। तो इसी के साथ सिटीजनशिप में मैंने आपको बता दिया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, जैसे वो टैक्स पे करता है और लॉ को मानता है। तो आई होप सिटीजन और सिटीजनशिप के बीच का जो अंतर है आपको समझ आ गया होगा। इसी के साथ हम क्या कह सकते हैं, सिटीजन्स कौन है? सिटीजन्स आर लीगली, अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में पढ़ें, लीगली रिकॉग्नाइज्ड member of a state or a nation। दूसरी तरफ हम सिटीजनशिप के बारे में क्या कहेंगे कि लीगल रिलेशनशिप, ठीक है, किन किन के बीच में? स्टेट और किसी इंडिविजुअल यानी कि पर्सन के बीच में। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं आगे। अब हमने बात कर ली कि सिटीजन्स कौन होते हैं, सिटीजनशिप क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे कि सिटीजनशिप को कौन कौन सी चीज़ें प्रोवाइड होती हैं, कौन कौन से राइट दिए जाते हैं और उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओके। तो सबसे पहले द राइट
of the individual is entitled to civil, political, sometimes social rights। यहाँ पर क्या बोला गया है कि सिटीजनशिप किसी इंडिविजुअल को राइट प्रोवाइड करता है, जैसे सिविल, पॉलिटिकल, ठीक है, कभी कभी सोशल राइट्स भी प्रोवाइड करता है। ओके, और उसकी ड्यूटी है, उसको ड्यूटी जो दी जाती है वो उसको ओबे भी करता है, यानी कि उसको वो निभाता भी है। ड्यूटीज, ऑब्लिगेशंस, ठीक है, ऑब्लिगेशन जैसे कि फंडामेंटल ड्यूटीज है, इसको हम आने वाले लेक्चर में कवर करेंगे, बट यहाँ आप ये समझो कि ड्यूटीज जैसे टैक्स पे करना, लॉ को फॉलो करना, ये सारी चीजें उसकी ये ड्यूटी में आती हैं। नंबर थर्ड, आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग एसोसिएटेड विद बीइंग पार्ट ऑफ अ पॉलिटिकल कम्युनिटी। तो इसका क्या मीन है? इसका मीन है कि उन सब सिटीजन्स का कोलेक्टिव ग्रुप जो कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन और इक्वालिटी, सेक्युलरिज्म, जस्टिस जैसे शेयर्ड पॉलिटिकल वैल्यू को आपस में शेयर करते हैं और उन सब से जुड़े होते हैं। तो कल्चरल, लिंग्विस्टिक और रिलीजियस डाइवर्सिटी के बावजूद लोग एक नेशन की तरह बिलोंग करते हैं, उसको आप बोलोगे आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग एसोसिएटेड। ओके, नंबर 4 पर है लीगल स्टेटस, दैट डिटरमाइन वन्स एबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन सिविल एंड पॉलिटिकल लाइफ। तो यहाँ इसका क्या मीन है कि लीगल स्टेटस किसी को राइट देता है कि वो देश के सिविक्स और पॉलिटिकल स्फीयर में कितना पार्टिसिपेट कर सकता है। ओके, अब हम जानते हैं अपने देश के कॉन्टेक्स्ट में, यानी कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। तो इंडिया में 2 तरह के लोग रहते हैं, ठीक है। सबसे पहले है सिटीजन्स, दूसरे एलियंस। तो इसको आप कैसे समझोगे? 2 काइंड्स ऑफ पीपल हैं, ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ पीपल जो इंडिया में रहते हैं। एक है सिटीजन्स, दूसरे हैं एलियंस। ओके, सिटीजन जो उस देश के वासी होते हैं, ठीक है। एलियंस जो होते हैं वो कौन होते हैं? फॉरेनर्स होते हैं। यहाँ पर एलियन फॉरेनर्स हैं। ओके, तो एलियंस भी 2 तरह के होते हैं, फ्रेंडली एलियंस, इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, और एनिमी एलियंस। ओके, तो 2 तरह के लोग इंडिया में रहते हैं, सिटीजन्स और एलियंस। अब पढ़ते हैं सिटीजन्स के बारे में। ओके, तो सिटीजन्स मैंने आपको बता दिया कि वो लोग जो लीगली बिलोंग करते हैं इंडिया से, ठीक है, उनको फुल सिविल राइट है, पॉलिटिकल राइट मिला हुआ है कि वो वोट कर सकते हैं, ठीक है, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इलेक्शन में, उनको राइट टू वोट है, और पब्लिक ऑफिस क्या कर सकते हैं? होल्ड कर सकते हैं। वो प्रेसिडेंट की पोजीशन के लिए खड़े हो सकते हैं, एमपी बन सकते हैं। प्रोटेक्शन मिलेगी उनको इंडियन स्टेट से, यानी कि इंडिया से उनको प्रोटेक्शन मिलती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ओबे करते हैं, जैसे वो लॉ को फॉलो करते हैं और टैक्सेस को पे करते हैं। अब हम चलते हैं एलियन की तरफ, ठीक है। एलियन वो नहीं जो दूसरे ग्रह से आए हैं, एलियंस का यहाँ मीन है कि वो दूसरी कंट्री से इंडिया में आए हैं। ओके, तो एलियंस वो लोग होते हैं जो इंडिया में रहते हैं, ठीक है, विजिट करते हैं, ओके, बट इंडियन सिटीजन्स नहीं होते। ऑलराइट, तो ये भी 2 तरह के मैंने आपको बताए, फ्रेंडली एलियंस, एनिमी एलियंस। तो पढ़ते हैं सबसे पहले फ्रेंडली एलियंस को। फ्रेंडली एलियंस जो होते हैं वो दूसरी कंट्री से आते हैं हमारे देश में, इंडिया में, और उस देश का जो इंडिया के साथ रिलेशन होता है वो पीसफुल रिलेशन होता है। एनिमी एलियंस वो होते हैं जो किसी दूसरी कंट्री से आते हैं, बट उनका इंडिया के साथ डिस्प्यूट चल रहा होता है, जब वॉर लाइक सिचुएशन रहती है, और एलियंस को पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए जाते इंडिया में, यानी कि वो वोट नहीं कर सकते, चाहे वो फ्रेंडली हो चाहे वो एनिमी हो। ओके, और कुछ राइट्स जो है वो लिमिटेड किए जाते हैं एज कंपेयर टू इंडियन सिटीजन्स के। ओके, तो अब बात करते हैं हम सबसे पहले फ्रेंडली एलियंस की। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जिस कंट्री के लोग इंडिया में जॉब, विजिट या रहने आए हों, उस कंट्री का इंडिया के साथ पीसफुल रिलेशन हो,
वैसे लोगों को हम क्या बोलेंगे, फ्रेंडली एलियंस हैं। ओके, और फ्रेंडली एलियन को क्या क्या अलो है इंडिया में, इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या, वो रह सकते हैं इंडिया में, काम कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, बट विद प्रॉपर वीजा एंड परमिट से। ओके, और इसी के साथ वो इंजॉय कर सकते हैं सिविल राइट्स को, प्रोटेक्शन मिल सकती है उनको लाइफ की, लिबर्टी फ्रीडम है उनको, और प्रॉपर्टी इंडियन लॉ के अंडर वो प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं। इसके रेलिवेंट हम आगे डिस्कस करते हैं। ओके, वो कोई भी बिजनेस कंडक्ट कर सकता है बट परमिटेड रूल्स के साथ। ओके, बट उनको राइट नहीं है कि वो वोट करें इलेक्शन में। ओके, इसी के साथ कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते, एंड बाय सर्टेन रिस्ट्रिक्टेड प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर आया जो प्रॉपर्टी के रिलेटेड, तो यहाँ पर क्या है कि फॉरेनर नॉर्मली इंडिया में प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में जैसे आरबीआई से परमिशन लेकर खरीद सकते हैं। जैसे एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ले सकते हैं रहने के लिए, वो भी आरबीआई की अप्रूवल के साथ। ओके, इसी के साथ वो 5 साल के लिए लीज पर प्रॉपर्टी ले सकते हैं, वो भी आरबीआई की परमिशन के बिना 5 साल तक। बट अगर उन्हें परमानेंट लेना है तो आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ेगी। ओके, इसी के साथ इनहेरिटेड प्रॉपर्टी हो तो वो उसे उन्हें मिल सकती है। अगर बात करें रिस्ट्रिक्शन क्या है, यानी कि वो क्या क्या नहीं ले सकते, तो वो फार्म हाउस, एग्रीकल्चर लैंड, प्लांटेशन प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। चलिए इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कोई कनाडा का पर्सन है, ठीक है, वो इंडिया में रह रहा है, ओके, सिटीजन है, वो इंडिया में फ्लैट लीज पर ले सकता है 5 साल के लिए, लेकिन उसको एग्रीकल्चर लैंड या फार्म हाउस नहीं मिलेगा, वो खरीद ही नहीं सकता। अगर वो आरबीआई से परमिशन ले ले तो एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जरूर खरीद सकता है। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। ओके, अब बात करते हैं एनिमी एलियंस की। ठीक है, तो एनिमी एलियंस जैसे मैंने आपको बताया कि वो होते हैं जिस कंट्री के रिलेशन इंडिया से डिस्प्यूटेड हो और वॉर लाइक सिचुएशन हो, ठीक है, और वो इंगेज हो होस्टैलिटीज अगेंस्ट दी इंडिया। होस्टैलिटीज का यहाँ मीन है कि वॉर, लड़ाई या एग्रेशन वाली सिचुएशन हो। ओके, और वॉर टाइम या कॉन्फ्लिक्ट के टाइम एनिमी एलियंस के जो राइट्स हैं वो उनको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे उनकी मूवमेंट को कंट्रोल करना, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टी अगर उन्होंने ले रखी है तो कस्टडी में लेना, ठीक है, और उनको सेंसिटिव एरिया में एक्सेस नहीं मिलता, प्रोहिबिट किया जाता है। और ये सब अपने देश की नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव के बिहाफ पर किया जाता है। ओके, बट स्टिल उनको बेसिक ह्यूमन राइट्स दिए जाते हैं। ठीक है, बेसिक राइट्स दिए जाते हैं, जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, उनकी लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाता है, ह्यूमन बिहेवियर रखा जाता है, ह्यूमन ट्रीटमेंट दिया जाता है। बट उनकी कुछ सिविल जो लिबर्टीज हैं उनको क्या लिमिटेड किया जाता है एज कंपेयर टू फ्रेंडली एलियन से। ओके, तो अब बात करते हैं कि दोनों टाइप के एलियन को क्या क्या राइट्स प्रोवाइड है इंडिया में। क्योंकि एलियन इंडिया के सिटीजन नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूशन उनको कुछ फंडामेंटल राइट्स देता है और कुछ लिमिटेशन के साथ। तो सबसे पहले राइट आता है आर्टिकल 14। ठीक है, तो आर्टिकल 14 क्या बताता है, यानी कि एलियंस को भी फेयरली ट्रीटमेंट दिया जाएगा इंडियन कोर्ट्स में, गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा भी। ओके, जैसे गारंटी इक्वालिटी, हमारा राइट टू इक्वालिटी क्या बोलता है, अगर हम इंडिया के सिटीजन के बिहाफ पर बात करें तो गारंटी इक्वालिटी बिफोर द लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ टू ऑल द पर्सन नॉट ओनली सिटीजन्स। ठीक है, सभी को मिलेगा चाहे वो एलियंस या फॉरेनर ही क्यों ना हो। दिस मीन एलियन मस्ट बी ट्रीटेड फेयरली बाय इंडियन कोर्ट, इंडियन कोर्ट्स भी उनको फेयरली ट्रीट करेगा और गवर्नमेंट अथॉरिटीज भी फेयरली ही ट्रीट करेंगी। ऑलराइट, नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो प्रोटेक्ट करेगा राइट टू लाइफ, लिबर्टी, ड्यू प्रोसेस,
ड्यू प्रोसेस फॉर एवरी पर्सन इंक्लूडिंग एलियंस। यहाँ पर इस चीज़ का क्या मतलब है कि उनको प्रोटेक्शन मिलेगी, लाइफ की फ्रीडम मिलेगी और हर पर्सन के साथ कानूनी तौर पर इंसाफ होगा, चाहे वो एलियन ही क्यों ना हो, ओके, फॉरेनर ही क्यों ना हो। और अगर हम बात करें 21 आर्टिकल की, तो ये भी अधिकार शामिल है कि किसी पर्सन को बिना वजह अरेस्ट नहीं किया जा सकता, उसे टॉर्चर नहीं किया जा सकता, ओके, और गैर कानूनी तरीके से उनको जेल में बंद नहीं किया जा सकता, ओके। इसी के साथ नेक्स्ट आर्टिकल है जो उनको राइट प्रोवाइड किया, आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन। यहाँ पर कन्विक्शन का मतलब यानी कि यहाँ पर तीन चीजें हैं, ठीक है। एक है एक्स पोस्ट फैक्टो, ठीक है, डबल जियोपैरिडी, आप इसको जैसे भी प्रोनाउंस करो, जियोपैरिडी, ठीक है, सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो यहाँ पर इसका क्या मीन है कि अगर किसी ने कुछ ऐसा काम किया हो, एग्जाम्पल के तौर पर कि अगर 2022 में कुछ ऐसा काम किया जो उस टाइम तो लीगल था बट 2023 में वो इल्लीगल हो गया, तो उस क्राइम के लिए यानी कि उस चीज़ के लिए, आप इसको क्राइम तो नहीं कहोगे बट उस काम के लिए जो है उसको पनिश नहीं किया जा सकता, और इसको ही हम बोलते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो, ओके। दूसरा डबल जियोपैरिडी मीन्स कि एक ही ऑफेंस के लिए किसी पर्सन को दो बार ट्रायल या पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। थर्ड है सेल्फ इंक्रीमेशन, किसी एक्यूज्ड पर्सन को अपने खिलाफ खुद एविडेंस देने या अपने खिलाफ बोलने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, ओके। तो आई होप आपको आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, आर्टिकल 20 समझ आ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, विच इज आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो ये आर्टिकल इंसान को गलत तरीके से अरेस्ट और जेल में डालने से बचाता है। अगर कोई एलियन यानी फॉरेनर हो तो उसके लिए अरेस्ट और डिटेंशन के रूल थोड़े अलग हो सकते हैं। यहाँ पर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज का मतलब है कि जो किसी को क्राइम करने से पहले ही रोकने के लिए यूज हो, ओके, और उन पर एक्स्ट्रा रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। यानी कि अगर कोई एनिमी एलियंस हैं तो वो उन पर डाउट है कि वो कुछ गलत कर सकते हैं तो उनको वो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, ओके। स्पेशली के साथ आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24 ये दोनों ये बताते हैं कि ये दोनों आर्टिकल हर इंसान पर अप्लाई होते हैं, चाहे इंडियन सिटीजन हो चाहे फॉरेनर हो। आर्टिकल 23 क्या बताता है कि किसी भी इंसान को ह्यूमन ट्रैफिकिंग बेगर यानी कि फ्री में जबरदस्ती काम करवाना नहीं, ठीक है। ये आर्टिकल बताता है कि आप आर्टिकल 23 के मुताबिक किसी को भी ज़बरदस्ती काम नहीं करवाया जा सकता और ह्यूमन की ट्रैफिकिंग नहीं की जा सकती या उनको फोर्स लेबर के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अगर हम बात करें आर्टिकल 24 की तो ये बोला जाता है कि 14 इयर्स से नीचे बच्चे को, कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्री, माइन या डेंजरस काम नहीं करवाया जा सकता, ओके। और ये तो बात हुई क्या क्या राइट है। अब बात करते हैं क्या क्या राइट नहीं है उनको, ओके। नॉट अवेलेबल टू एलियंस, द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशली रिजर्व सम राइट ओनली फॉर सिटीजन्स बट राइट्स आर नॉट अवेलेबल टू एलियंस। सबसे पहले बात करें हम पॉलिटिकल राइट्स की, तो उनको वोटिंग का अधिकार नहीं है। ये बोथ एनिमी और फ्रेंडली एलियंस के लिए हैं। वो कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते इलेक्शन में, यानी कि पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, और ना ही पब्लिक ऑफिस जैसे प्रेसिडेंट, एमपीज, एमएलए के ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं, ओके। तो नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर यह भी बोला गया है कि कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो एलियंस के लिए रिस्ट्रिक्टेड हैं, ओके। वो आर्टिकल हैं आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19। तो चलिए पढ़ते हैं इनको भी। सबसे पहले हमारा आर्टिकल है 15, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन बाय द स्टेट ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि डिस्क्रिमिनेशन का क्या मीन है कि किसी भी इंसान को उसकी जात, ठीक है, रेस, कलर, सेक्स, ये सब चीज़ों के बिहाफ पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता, ओके।
तो किसी के साथ अलग या अनफेयर ट्रीटमेंट करना सिर्फ इसीलिए कि वो फॉरेन कंट्री से आया है, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पर एक ना लीगल पॉइंट आ जाता है, ठीक है। लीगल पॉइंट क्या है कि अगर इंडियन सरकार, इंडियन गवर्नमेंट फॉरेनर के लिए कुछ अलग नियम बनाती है तो वो आर्टिकल 15 के अंदर यानी कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं माना जा सकता। फॉरेनर इस आर्टिकल के तहत भेदभाव के खिलाफ कंप्लेंट नहीं कर सकते, ओके, क्योंकि आर्टिकल 15 उनके लिए अप्लाई ही नहीं होता। इसको एग्जाम्पल से समझो। अगर गवर्नमेंट बोले कि सिर्फ इंडियन सिटीजन को ही गवर्नमेंट जॉब मिलेगी तो फॉरेनर ये नहीं कह सकता कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, क्योंकि आर्टिकल 15 का प्रोटेक्शन उन्हें नहीं मिलता। वहीं पर आर्टिकल 16 ये बोलता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी सबको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, बट ये ओनली इंडियन सिटीजन्स के लिए है। ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए ही होता है, बट फॉरेनर के कॉन्टेक्स्ट में कहें तो फॉरेनर यानी कि एलियंस को सरकारी नौकरी में इक्वल अपॉर्चुनिटी का राइट नहीं मिलता। सिर्फ IAS IPS जैसी और सारी वैकेंसी के लिए इंडियन सिटीजन्स ही अप्लाई कर सकते हैं, ओके। तो अब बात करते हैं आर्टिकल 19 की। तो आर्टिकल 19 ये बोलता है कि फ्रीडम है सबको, इंडियन सिटीजन को कुछ बेसिक फ्रीडम दी गई है, जैसे कि अपनी सोच, बोल, लिख और जीवन कैसे जीना है ये सब वो डिसाइड कर सकते हैं, बट फॉरेनर को आर्टिकल 19 के तहत राइट नहीं मिलते, इसलिए उनके ऊपर गवर्नमेंट ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, ओके। तो आई होप कि आपको यहाँ तक ऑल क्लियर होगा और कि सिटीजनशिप्स, एलियंस, एनिमी एंड फ्रेंडली एलियंस कौन होते हैं, इनको क्या राइट्स हैं, ओके, और क्या राइट्स नहीं हैं, ये सब समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में और कौन से पार्ट में सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है उसके बारे में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर को हम यहाँ ही फिनिश करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बट अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके। So this is it for today. Bye everyone. Jai Hind.